1980s में इंडिया और चाइना दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ के रेस में स्टार्ट लाइन पे थी, लेकिन 2000 आते आते चाइना की ग्रोथ स्काई रॉकेट जैसे होने लगी और चाइना की ग्रोथ इतनी फास्ट हुई कि वो इंडिया के जीडीपी और इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन से 5 गुना बड़ी हो गई। अभी करंट सिचुएशन देखेंगे तो चाइना की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही है। इनफैक्ट इसमें डिप देखा जा रहा है और ग्लोबल लीडर का कहना है कि इंडिया अभी चाइना को इकोनॉमिक ग्रोथ में रिप्लेस करने वाला है। चाइना में जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज के जो फैक्ट्रीज लगे हुए थे, फॉरेन कंट्रीज के जो इन्वेस्टमेंट थे, फैक्ट्रीज लगे हुए थे, वो सब चाइना छोड़ के जा रहे हैं। थियोरेटिकली देखा जाए तो इंडिया बेस्ट प्लेस है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन ये आगे देखा जाएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया में, क्योंकि और भी बहुत सारे कंट्रीज है साउथ एशिया में जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या इंडिया चाइना के ग्रोथ को रिप्लिकेट करने वाली है? बड़े बड़े लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जो चीज चाइना के लिए काम किया वो इंडिया के लिए काम नहीं करेगा। देयर आर मल्टीपल रीजंस जो हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारे सामने 3 बड़े सवाल आते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी फास्ट क्यों हुई? क्या क्या रीजंस थे जो चाइना के स्काई रॉकेट इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद की? सेकंड सवाल, व्हाई चाइनाज ग्रोथ पाथ विल नॉट वर्क फॉर इंडिया? और थर्ड सवाल, क्या इंडिया एक मिरेकल के रूप में इकोनॉमिक ग्रोथ करने वाला है? इस तीनों सवाल के जवाब हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंत तक। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट सवाल पे आते हैं कि चाइना की इतनी बड़ी स्काई रॉकेट ग्रोथ कैसे हुई थी? तो 1970s के अराउंड जब इंडिया में एजुकेशन का काफी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, उस समय चाइना अपने बेसिक एजुकेशन में काफी अच्छी थी। बेसिक एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है, कंप्यूटिंग, अकाउंटिंग, ये सब सही हो गया था चाइना के लोगों में और जिसके कारण से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। 1980s और 1990s में चाइना की गवर्नमेंट बाहर की कंपनी, वेस्टर्न कंपनीज के फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फैक्ट्रीज लगाने के लिए काफी इन्विटेशन भेजे, काफी लोगों को इनवाइट किए। अब बाहर की भी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो देख रहे थे कि चाइना में एक बेसिक एजुकेशन हो चुका है, लोगों को इंस्ट्रक्शन समझना आ चुका था, जिस कारण से बाहर के भी कंपनी हेवी इन्वेस्टमेंट करने लगी चाइना के लैंड में। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी 1980s में इंडस्ट्री लिबरलाइजेशन की थी, जिसके कारण से एफडीआई इन्वेस्टमेंट चाइना में होना काफी इजी हो गया था। जो भी प्रोसेस था उसे काफी डिफाइन किया गया था, जो इतने भी प्रोसेस में हर्डल्स थे उसे कंप्लीट उसे हटाया गया था, जिसके कारण से बाहर की कंपनीज चाइना में इन्वेस्ट करना 1980s से इनफैक्ट 1990s में ये काफी बड़े रूप में हो गया था। आज जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 2000 में चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी स्काई रॉकेट होने लग गई थी। थर्ड काफी बड़ी रीजन थी इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ। तो जितनी भी पुअर कंट्रीज होती है उनके पास रिसोर्सेस होता है, लेकिन उस रिसोर्स से इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए काफी हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है। तो इस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए चाइना ने इंटरनेशनल सपोर्टिंग बैंक का भी सहारा लिया, जिसके कारण चाइना को काफी डेप्थ लेना पड़ा, लेकिन ये डेप्थ यूज हो रहा था एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर कोई भी कंट्रीज डेप्थ लेता है या पैसे लेता है किसी और इंटरनेशनल बैंक से, अगर वो पैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज हो रही है तो वो डेप्थ खराब नहीं है। डेप्थ तभी खराब है जब आप डेप्थ ले रहे हो और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रोथ के लिए यूज नहीं हो रहा है। तो हमेशा हमें ये देखना पड़ता है डेट टू जीडीपी रेशियो अगर सही है तो इसका मतलब कि जो भी कंट्रीज डेट ले रही है वो डेट अच्छे जगह पे यूज हो रही है। अब इससे क्या हुआ कि चाइना की जो बैंक्स थी वो डायरेक्ट क्रेडिट लाइन पे चाइना को इन्वेस्ट करने लगे इसके फैक्ट्रीज में। इसीलिए चाइना के जो रिमोट एरियाज में भी थे या टियर 2 जगह भी थे, वहां भी बहुत सारे फैक्ट्रीज और पहले से कैपिटल बनना शुरू हो गए, जो एक तरह से फाउंडिंग स्टोन किए ताकि बाहर की जो एफडीआई कंपनी, जो बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज है, उसकी जो कंपनीज है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। इंडिया में भी इस तरह हुआ था, डेप्ट लिया गया था इन्वेस्टमेंट एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लेकिन इंडिया में जो डेप्ट हुआ था वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ज्यादा यूज नहीं हुआ। तो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इंडिया में भी सही था, वो रेशियो काफी खराब नहीं था, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बजाय वो किसी पर्सनल ग्रोथ के लिए हुआ, लोगों का करप्शन में यूज हुआ और बहुत तरीके के और भी चीज भी यूज हुआ, जिसके कारण से ये जो थर्ड रीजन है इन्वेस्टमेंट एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ, ये काफी अच्छे तरीके से फायदा दिया चाइना। थर्ड और काफी इंपॉर्टेंट रीजन है जो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट है, चाइना की लोकल गवर्नमेंट को काफी अच्छा इंसेंटिव मिलने लग गया। कहने का मतलब कि अगर लोकल गवर्नमेंट चाइना की अच्छी काम कर रही है तो उसको इंसेंटिव, उसको प्रमोशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो मिलना शुरू हो गया। इससे क्या फायदा होता था कि लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट है, वो अपने एरियाज में इंडिपेंडेंटली इंप्रूवमेंट करने लग गए और जो फॉरेन कंपनीज जो आती थी उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं रहता था, वो डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करते थे। लोकल गवर्नमेंट उनके लिए पेपर सब क्लियर करता था और जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो कंपनीज है उनको इन्वेस्ट करने में, उनको फैक्ट्रीज को स्टार्टअप करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता था और कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं होती थी। इंडिया में ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है जो हम लोग अगले सवाल में देखेंगे, नेक्स्ट सवाल में देखेंगे। चाइना में एक तरह का जो हायरार्की है गवर्नमेंट का वो काफी इंडिपेंडेंट है और वहां पे हेवी इंसेंटिव मिलता है अगर आप अच्छे काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हाल फिलहाल में इलॉन मस्क की जो फैक्ट्रीज है संघाई में, वो रिकॉर्ड टाइम में एकदम अप एंड रनिंग हो गया, क्योंकि जब वो संघाई पहुंचे तो वहां की जो लोकल बॉडीज है वो पहले से बहुत सारे पेपर वर्क करके रखे थे। इंडिया में क्या
होता है कि जो लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे बहुत सारा हर्डल है, बहुत सारे चीज भी और भी प्रॉब्लमेटिक है जो हम लोग वीडियो के आगे देखेंगे, लेकिन हर्डल बहुत सारा है जिसके कारण से बाहर के जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो कंपनीज है वो यहाँ पे इंडिया में इजिली इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये सारे स्टेट में नहीं है लेकिन कुछ स्टेट में है, लेकिन इंडिया में भी ये प्रोसेस काफी सुलझ रहा है, काफी अच्छा हो रहा है। लेकिन चाइना में ये पहले से स्टैब्लिश किया हुआ है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज पहले से रिसोर्सफुल है, उनके पास पैसे भी है, लोग भी है, और वो लोग काम को काफी स्मूथ बना देते हैं जो भी वेस्टर्न कंट्रीज के फैक्ट्रीज आते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मदद की थी चाइना को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और चाइना अभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारे प्रोसेस को सुधार रहा है, लेकिन करंटली उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरह से डिप हो रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडिया क्यों नहीं इस तरह से प्रोग्रेस कर सकता है। इंडिया चाइना के ही ग्रोथ पाथ को ले तो उस तरह से क्यों नहीं प्रोग्रेस कर सकता है। इसका रीजन सबसे बड़ा है यहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो फाइनली वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी, वेस्टर्न कंपनीज जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बंगाल में अगर किसी को फैक्ट्रीज बनाना है तो जो कंपनी से उसे बंगाल गवर्नमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर बंगाल गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना चाहिए, जिसके कारण से हेवी लेंदी पेपर प्रोसेस हो जाता है। तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो लोकल बॉडीज है, लोकल गवर्नमेंट है स्टेट्स के, उनके पास रिसोर्स नहीं है। बहुत सारे पोस्ट वहां पे वैकेंट है। अब बहुत सारे स्टेट ऐसा है जो आप देखोगे लोकल बॉडीज में बहुत सारे पोस्ट जो वैकेंसीज है जॉब्स के, मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ, वो वैकेंट है, जिसके कारण से रिसोर्स जब रहेगा नहीं तो आप प्रोसेस को कैसे स्मूथ बनाओगे। ये सबसे बड़ी रीजन है। सेकंड रीजन, अगर रिसोर्स है भी तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे बहुत सारे हर्डल को हटाना पड़ेगा खुद से, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट अगर अच्छा काम कर रहा है तो कुछ इंसेंटिव दे, ठीक है, किसी भी तरह का उसको एक तरह से एनकरेजमेंट दे, जिसके कारण से वहां पे काम अच्छे से होगी। एक सबसे बड़ी रीजन है कि लोकल गवर्नमेंट जो इंडिया में है, जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारे स्टेट में क्या हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को जॉब देना चाहती है जो उनके कास्ट के है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सारे स्टेट में होता है इंडिया में कि अगर वहाँ के चीफ मिनिस्टर अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट के है तो वहाँ के गवर्नमेंट जॉब्स मैक्सिमम उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो उनके कास्ट के हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो वैकेंट हो जाता है। ये एग्जाम्पल हमें बिहार के केस में बहुत बार देखा गया है। बिहार के केस में अगर स्टेट गवर्नमेंट के कास्ट का लोग नहीं है तो गवर्नमेंट पोजीशन वैकेंट रहता था, और जिसके कारण से क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट एलोकेट करती थी स्टेट को, वो स्टेट पूरे बजट को कंज्यूम ही नहीं कर पाते थे क्योंकि लोग है ही नहीं काम करने वाले। तो ये बहुत बड़ा हर्डल है, सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करता है, और जिसके कारण से जो लोकल प्रोसेस है वो काफी प्रॉब्लमेटिक और काफी हर्डल हो जाता है लोकल प्रोसेस में। अगर इंडिया को ग्रो करना है चाइना जैसा, अगर नहीं भी चाइना जैसा, एक अच्छा स्टडी ग्रो करना है और थोड़ा स्पीड अप लाना है ग्रोथ में, तो इस चीज को जो स्टेट गवर्नमेंट में चल रहा है, कास्ट का एक बहुत बड़ा रूप, इसे हटाना पड़ेगा। लोगों को पता है लेकिन लोग खुल के बात नहीं करते हैं। ये ऐसा हो रहा है और दिस इज द फैक्ट। ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंट है तो उसे फुलफिल करो। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन ले कि क्यों नहीं पर्टिकुलर गवर्नमेंट पोजीशन फुल हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, बजट की प्रॉब्लम है, रिसोर्स की प्रॉब्लम है, या किस तरह का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो इंडिया की मैक्सिमम जो इकोनॉमिक हर्डल है वो खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी कंपनी चाइना से हट रही है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि वो चाइना से हट के इंडिया आ रही है, बिकॉज देयर आर स्टिल हर्डल्स, जिसके कारण से वो कंपनीज इंडिया में डायरेक्ट नहीं आ रही है। बहुत सारी कंपनी आ रही है, बहुत सारे स्टेट इस चीज को प्रोसेस को स्मूथ कर दिए, इसलिए कंपनी आ रही है। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोलता हूँ कि उन्होंने काफी प्रोसेस को स्मूथ किया है, इसलिए बहुत सारी कंपनी आ रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज नहीं आ रही है, वो साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे कंट्रीज में जा रही है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या इंडिया स्काई रॉकेट ग्रोथ कर सकता है कि नहीं। करंट सोसाइटी स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कंडीशंस देख के तो लग नहीं रहा है कि इंडिया एक मिराकुलस ग्रोथ कर सकता है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहला रीजन जो मैंने बताया कि कास्ट का इन्वॉल्व होना गवर्नमेंट जॉब्स में। सेकंड, एजुकेशन में भी बहुत सारे रिमोट एरियाज में एजुकेशन कास्ट और जेंडर बेस पे डिफरेंशिएट किया जाता है। बहुत सारे स्कूल्स में जो प्राइमरी एजुकेशन बहुत सारे लोअर कास्ट के लोगों को नहीं दिया जाता है या उसे वहां से हटाया जाता है। सुनने में अजीब है लेकिन ऐसा फैक्ट है, और ये रिमोट एरियाज में होता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो रूरल एरिया है वहां पे अच्छे से एजुकेशन जब नहीं फैलेगी तो वहां पे फैक्ट्रीज लगाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि जब रूरल एरिया में फैक्ट्रीज बनती है तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि वहाँ के लोग को ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिले। तो इंप्लॉयमेंट तभी मिलेगा ना जब आप बेसिक एजुकेशन कंप्लीट किए हो, बेसिक अकाउंटिंग्स या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का भी काम आपको आता हो, तो वो बेसिक एजुकेशन क्लियर करने से होगा। जब बेसिक एजुकेशन में कास्ट डिस्टिंक्शन होगा, जेंडर डिस्टिंक्शन होगा, तो वो चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये बहुत बड़ी रीजन है।
सेकंड है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेसी में एक तो फायदा होता है कि सबको अपना हक है बोलने का, लेकिन डेमोक्रेटिक का नेगेटिव यूज भी हो जाता है कि लोग अपने हिसाब से काम करते हैं नेगेटिव सेंस में, और वो ग्रोथ की तरफ भागीदारी नहीं देते। बहुत सारी जगह में ये भी कहा जाता है कि इंडिया जब डेमोक्रेटिक कंट्री बना तो इंडिया डेमोक्रेसी में जाने के लिए उस समय तैयार तक नहीं था। इंडिया वॉज नॉट रेडी टू बी ए डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन अब इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री का हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, यूएस है, वेस्टर्न कंट्रीज है, जहां पे काफी स्काई रॉकेट ग्रोथ हुआ है। तो डेमोक्रेसी कंट्री का अगर आप पॉजिटिवली इसको देखेंगे तो ईच स्टेट विल हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी। वो इंडिया में नहीं है, मल्टीपल रीजंस है, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट रीजन, फ्रॉम द पॉलिटिकल रीजंस, वोट रीजन ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट एंड क्रीड। तो इस तरह के चीज यहाँ चलते हैं जिसको सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेन रीजन जिसके कारण से जो इंडिया को कंपेयर किया जा रहा था चाइना से इकोनॉमिक ग्रोथ से, तो ये नहीं होने वाला है अभी कमिंग ईयर्स में। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो सरकार के खिलाफ बोलता है, चाइना को इंडिया ने आग दिखाया, ये किया वो किया। वो सब सोशल नेटवर्क पे बात करना अलग चीज है। फैक्ट जो है उसे हमें डाटा से देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, और तो हमें अपनी राय बनानी चाहिए। चाइना अभी भी बहुत 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 बड़ा है इंडिया से, और इंडिया को उसमें पहुंचने के लिए अपने बेसिक चीज को खत्म करना पड़ेगा, कास्ट को, सेकंड एजुकेशन अच्छा लाना पड़ेगा, स्मूथ प्रोसेस लाना पड़ेगा, उसके बाद इंडिया की ग्रोथ होगी। हाँ, कंक्लूजन में मैं ये बोलना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सी हेल्प कर रही है। लास्ट कुछ सालों में काफी सारा इन्वेस्टमेंट देखा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और भी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना बाकी है। इंडिया जैसी बड़ी डाइवर्स कंट्री है, इसका फायदा उठाना चाहिए, ना कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। ये तो मेरा कंक्लूजन था, मेरा टेक था। आपको क्या लगता है कि इंडिया स्काई रॉकेट चलेगी क्या नहीं चलेगी? सिर्फ जीडीपी बढ़ने से किसी भी कंट्री का जो स्टेटस है वो अच्छा नहीं होता है। हमें पर कैपिटा इनकम भी देखना चाहिए, हमें और भी चीज देखना चाहिए, नॉट ओनली जीडीपी। इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो जीडीपी तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल तो बढ़ेगी, लेकिन क्या ये बढ़ती जीडीपी रूरल एरिया तक ट्रांसलेट हो रहा है क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक टीयर 2 सिटीज आगे नहीं बढ़ेगी तब तक कोई भी तरह का बड़ा डेवलपमेंट या बड़ा ग्रोथ इन द ग्राफ नहीं दिख सकता है। आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, या अभी की सरकार बहुत अच्छी अगर काम कर रही तो वो भी काम आप कमेंट पे पोस्ट कर सकते हैं। अपना राय पोस्ट करें, सजेशन पोस्ट करें कमेंट में। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई चीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।